हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल। स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो देखिए, लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसके अंदर 1813 का चार्टर एक्ट नहीं आता। तो मैंने जो है 1813 का चार्टर एक्ट जो है लिख लिया है। तो अपन जो है अब वीडियो स्टार्ट करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो देखिए, पहला इसका प्रावधान की अगर हम बात करें तो पहला प्रावधान है, कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये कह रहा है कंपनी का जो भारतीय व्यापार का एकाधिकार था वो उसको समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ये कह रहा है कि भारत में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाइना के साथ व्यापार और चाय जो होती है उसका व्यापार पर तो एकाधिकार उसका अभी भी बना था। दूसरा प्रावधान कह रहा है कि कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। कह रहे कंपनी के जो भागीदार थे, कंपनी में जितने भी स्टेक होल्डर यानी कि जो भागीदार होते हैं, उनको भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था भी की गई। तीसरा प्रावधान कह रहा है कि कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी दिया गया। ये कह रहा है कंपनी जो थी उसको आने वाले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। चौथा कह रहा है कि ईसाई धर्म प्रचारक को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई। ये कह रहा है कि ईसाई के जो धर्म प्रचारक थे उनको इस 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा भी प्रदान की गई। और पांचवा कह रहा है कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। ये कह रहा है कंपनी को जितनी भी आय होगी उससे भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई, यानी कि कंपनी प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे 1813 के चार्टर एक्ट के मुख्य प्रावधान। और अब हम स्टार्ट करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए, इस एक्ट की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला कह रहा है इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। ये कह रहा है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके माध्यम से बंगाल का गवर्नर जो था उसको तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और अब जो है 1833 का चार्टर एक्ट आ रहा है, और इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, यानी कि जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो ये कह रहा है कि 1833 के जो चार्टर एक्ट आया उसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और सभी यानी कि उसको सभी नागरिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ दोनों दे दी गई। और ये कह रहा है कि ऐसे प्रथम जो थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारे विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो वो हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अब देखिए, दूसरा कहला कि मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया, यानी कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको विधायिका संबंधी शक्तियाँ जो थी उनसे वंचित कर दिया गया। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, यानी कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत बनाए गए पहले कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट कहा गया। फिर देखिए, ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। देखिए, 1813 का भी मैंने आपको चार्टर एक्ट कराया, उसमें क्या था कि उसमें तो चाइना के साथ व्यापार और चाय के साथ जो व्यापार है वो तो बना था, लेकिन 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें जो है उसकी सारी व्यापारिक गतिविधियां जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। और अब जो है विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गए, यानी कि कंपनी को केवल प्रशासन से संबंधित ही काम करना अब
था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। ये कह रहा है कि 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो सिविल सेवकों के चयन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हालांकि ये कह रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस सब प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। अब फ्रेंड्स अपन आगे बढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत। तो देखिए, इस एक्ट के अगर हम प्रावधानों की बात करें तो पहला प्रावधान है कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों दोनों को अलग किया गया। ये कह रहा है कि गवर्नर जनरल के जो विधायिका यानी कानूनों से संबंधित जो भी काम थे और प्रशासन से संबंधित जो जो काम थे उनको अलग अलग कर दिया गया, और उसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। यानी कि ये कह रहा है कि परिषद के अंदर 6 नए पार्षद भी जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का ही गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था को शुभारंभ किया। ये करा कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था, देखिए 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो आयोजन शुरू करने का प्रयास किया था। यहाँ प्रयास की बात हो रही है, जबकि वहाँ तो आयोजन यानी शुभारंभ भी कर दिया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया, तो उसमें आंसर होगा 1853 का चार्टर एक्ट, ना कि 1833 का चार्टर एक्ट। और यह कह रहा है कि इसके लिए यानी कि किसके लिए, विशिष्ट सिविल सेवा और भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई सिविल सेवा। सिविल सेवकों की भर्ती जो थी वो विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई, और 1854 में मैकाले समिति की भी नियुक्ति की गई। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस सन के अंदर मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, तो वो होगा 1854 में। ठीक है, अब देखिए, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। ये कह रहा है कंपनी का जो शासन था उसको इस एक्ट ने विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र जो था उसको इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। फिर ये कह रहा है कि इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। फिर ये कह रहा है कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। यानी कि भारतीय जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी कि ये कह रहा है कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्यों का चुनाव जो होगा वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा होगा। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद में 1853 का ये चार्टर एक्ट था। और अब देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो अब ये 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। यानी कि अब ताज का शासन स्टार्ट हो रहा है 1858 से लेकर के 1947 तक। तो देखिए 1858 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों की अगर हम बात करें तो पहला एक रहा है कि जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। किसको, ये कह रहा है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसी विद्रोह के बारे में बात कर रहा है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। ये कह रहा है कि जब 1858 का अधिनियम आया तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सभी जो शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पहले शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियाँ जो है ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। तो देखिए 1858 का अधिनियम की प्रावधानों की अगर हम बात करें तो पहला प्रावधान ये कह रहा है कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ये कह रहा है कि अब जो है भारत में जो शासन कौन करेगा, भारत में शासन करेगा महारानी विक्टोरिया, उसी के नाम से भारत में शासन होगा। और जो है कंपनी को तो उसने समाप्ति कर दिया 1858 के अधिनियम के तहत।
फिर ये कह रहा है गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ये कह रहा है कि गवर्नर जनरल जो था अब उसको तो समाप्त कर दिया और उसके नाम पर नए नाम से पद का सृजन किया गया, भारत का वायसराय। और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? वो थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय बने। फिर ये कह रहा है इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। देखिए जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसी के तहत तो नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट आए थे, तो उन दोनों को तो अभी इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया और जो है द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी। फिर नेक्स्ट की बात करें तो एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। ये कह रहा है कि अब एक तो नया पद वायसराय का सृजन किया गया और एक नया पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और यह ब्रिटिश जो थी अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी थी। ये कह रहा है कि जो भारत का राज्य सचिव होगा ना, जिसका निर्माण जिस पद का निर्माण किया गया था वो भारतीय जो था वो सचिव जो था वो भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश जो थी वो अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी थी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यानी कि भारत सचिव पद का तो सृजन किया गया और उस पद के भारत सचिव जो है उनकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया जो एक सलाहकारी परिषद थी। परिषद का जो अध्यक्ष था भारत सचिव को ही बनाया गया। फिर ये कह रहा है कि इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। ये कह रहा है कि भारत सचिव की जो परिषद का गठन किया गया ना वो एक निगमित निकाय थी, मानी कॉरपोरेशन की तरह एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। तो देखिए ये कह रहा है कि 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य है प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। ये कह रहा है कि 1858 का जो अधिनियम आया ना वो तो केवल प्रशासनिक मशीनरी जो थी उसमें सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रशासन की जो प्रणाली थी ना उसमें तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। तो ये 1858 का अधिनियम था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो अपन यहीं स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास से जो नोटिफिकेशन बेल है उसके ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो डालूँ तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।